Hello and welcome to PMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 16th October 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about India to bid for hosting 2036 Olympics. This topic is important from our syllabus GS paper 3 governance point of view. तो थोड़ा सा ओलंपिक्स का बैकग्राउंड समझते हैं और फिर करंट कॉन्टेक्स्ट पे आएंगे। तो एंशियंट टाइम्स में ओलंपिक्स एक स्पोर्टिंग कार्निवल कंडक्ट कराया जाता था इन ग्रीक सोसाइटी, एंशियंट ग्रीक सोसाइटी। तो इट वाज कंडक्टेड इन ऑनर ऑफ ग्रीक गॉड ज्यूस। तो माना जाता है कि 1776 बीसी में ऑन माउंट ओलंपस द बिगिनिंग ऑफ एंशियंट ओलंपिक वाज डन। तो माउंट ओलंपस या माउंट ओलंपिया इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ ग्रीस। फिर बहुत बाद में 1894 में उस टाइम के एक फ्रेंच स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हैं पेरी डे कॉर्बेटिन। इन्होंने फैसला किया कि वापस से ओलंपिक्स ट्रेडिशन को रिवाइव करेंगे। 1892 से ही इन्होंने एफर्ट्स लेने शुरू कर दिए थे। फिर बाद में जाकर के पेरी डे कॉर्बेटिन के एफर्ट्स के कारण 23 जून 1894 को बनाया गया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और जिसने फैसला लिया कि अब मॉडर्न डे ओलंपिक्स कराए जाएंगे विच स्टार्टेड ऑन 18 और विच स्टार्टेड इन 1896 इन एथेंस ग्रीस। तो इसी कारण से 23 जून 1894 को जब फैसला लिया गया कि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स दोबारा कंडक्ट कराए जाएंगे, तो फिर इस दिन को 23 जून को हमने डिक्लेयर कर दिया एज ओलंपिक्स डे। तो 23 जून को ओलंपिक्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। ओलंपिक्स का इस तरीके का आप समझ सकते हैं सिंबल है। तो दीज आर 5 डिफरेंट रिंग्स, दे रिप्रेजेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। ब्लू रिप्रेजेंट्स यूरोप, ब्लैक फॉर अफ्रीका, रेड फॉर अमेरिकन्स and yellow for Asia as well as green for Oceania, that means Australia and New Zealand। तो ये तो बात हो गई ओलंपिक्स के हिस्ट्री की। अब जरा बात करते हैं कि ओलंपिक्स का पूरा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे मैनेज होता है, कैसे फैसले होते हैं कि कौन सा देश ओलंपिक्स कंडक्ट कराएगा। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज कंसिडर्ड एज गार्जियन ऑफ ओलंपिक गेम्स, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है इन लोसेन, स्विट्जरलैंड। और यही कमेटी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग ऑल द 3 टाइप्स ऑफ ओलंपिक गेम्स, दैट इज समर, विंटर एंड यूथ ओलंपिक गेम्स। सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट है वो समर ओलंपिक्स है। इसके अलावा विंटर एंड यूथ ओलंपिक गेम्स भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कराती है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की हर साल एक सेशन होती है, अलग अलग देशों में होती है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर हैं। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन हर साल जो होता है उसमें टोटल 101 वोटिंग मेंबर्स है, 101 वोटिंग मेंबर। ये नंबर्स बदल भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। सो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हर साल सेशन होते हैं। इट हैज 101 वोटिंग मेंबर्स। दीज वोटिंग मेंबर्स आर नेचुरल पर्संस, मतलब लोग हैं, बट अलग अलग देश को रिप्रेजेंट करने वाले अलग अलग लोग हैं। 101 वोटिंग मेंबर हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया के तरफ से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर हैं मिसेस नीता अंबानी जी। अब देख सकते हैं नीता अंबानी जी को, सी रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन सिंस 2016। तो आई होप अभी तक आपको बात समझ आ रही है। ये एंशियंट ओलंपिक्स, उसको रिवाइव किया गया मॉडर्न ओलंपिक्स। मॉडर्न ओलंपिक्स के सारे फैसले लिए जाते हैं बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हर साल एक सेशन होता है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन। और सेशन में 101 वोटिंग मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो वोट करके इंटरनेशनल ओलंपिक से रिलेटेड तमाम जरूरी फैसले लेते हैं। तो 2023 का इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन का जो सेशन है, 2023 का जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, सॉरी, जो सेशन है वो होस्ट कर रहा है इंडिया, और इसको होस्ट किया जा रहा है इन मुंबई। ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो सेशंस होते हैं, दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे टेक
important decisions with respect to Olympics. For example, they elect new members of International Olympic Committee. They elect president or vice president. They also elect the host city for Olympic Games कि कौन सा शहर जो है, कौन सा देश ओलंपिक गेम्स को कंडक्ट कराएगा आने वाले सालों में, वो भी चुना जाता है इन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन, जिसके 101 वोटिंग मेंबर्स हैं, जिसमें से एक है भारत को रिप्रेजेंट करने वाली मिसेस नीता अंबानी. The decisions of International Olympic Committee session are final. See, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 2023 इस साल का जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन है, दैट इज 101st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन, और इसको कंडक्ट कराया जा रहा है इन मुंबई. 15 अक्टूबर यानी कि कल से इसको ओपन कर दिया गया, इनॉग्रेट कर दिया गया है. और इससे यहाँ से एक इंपॉर्टेंट खबर निकल कर के आ रही है. इन द ओपनिंग ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन, इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया है कि इंडिया इज विलिंग टू होस्ट 2036 समर ओलंपिक्स. 2036 का ओलंपिक्स हम भारत के अंदर कराना चाहते हैं. कौन से शहर में कराएंगे ये तो अभी नाम नहीं लिया है, बट मोस्ट प्रोबेबली इंडिया, ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद से हम अहमदाबाद के अंदर 2036 का समर ओलंपिक्स कराना चाहते हैं. 2024 का ओलंपिक्स होने वाला है पेरिस में, 2028 का होने वाला है लॉस एंजलिस में, और 2032 को होने वाला है ब्रिस्बेन में. ये तीन डिसीजंस ऑलरेडी लिए जा चुके हैं, तो अब फैसला होना बाकी है फॉर 2036. हमारे प्रधानमंत्री जी ने इंडिया की तरफ से विलिंगनेस एक्सप्रेस किया है कि हम 2036 का ओलंपिक्स कराना चाहते हैं. ये तो बात हो गई ओलंपिक गेम्स की. लेकिन अभी जो मौजूदा चल रहा है हमारे देश के अंदर वो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन. ये दूसरा ऐसा ओकेजन है जब भारत, इंडिया, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन करा रहा है. ये 141वां इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन हमारे देश के अंदर चल रहा है इन मुंबई 2023 में. इसके पहले लास्ट टाइम जो हमने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सेशन कराए थे वो था 1983 में. सो दिस इज द ओनली सेकेंड टाइम व्हेन इंडिया इज होस्टिंग इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन, और आज तक कभी हमने ओलंपिक गेम्स को होस्ट नहीं किया है. तो इंडिया टू बिड फॉर होस्टिंग 2036 ओलंपिक्स. मॉडर्न ओलंपिक्स को एसोसिएट किया जाता है विद पीरी डे कॉर्बेटिन. 23 जून 1894 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई गई. दैट इज वाई दिस डे इज कंसिडर्ड एज इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे. ओलंपिक्स के 5 रिंग्स रिप्रेजेंट 5 कॉन्टिनेंट्स, और 2024 में पेरिस में होने वाला, 2028 में लॉस एंजलिस में, 2032 में ब्रिस्बेन में. ये फैसले हो चुके हैं, इसलिए 101st सेशन दैट इज बीइंग हेल्ड इन 2023, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 141वां सेशन है जो मुंबई में हो रहा है, यहाँ पे इंडिया हैज एक्सप्रेस्ड इट्स विलिंगनेस टू होस्ट ओलंपिक्स ऑफ 2036. इंटरनेशनल ओलंपिक्स से रिलेटेड जो भी फैसले होते हैं दैट इज टेकन बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और ये फैसले लिए जाते हैं बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन इट्स एनुअल सेशन. इट्स एनुअल सेशन में 101 मेंबर हैं, जिसमें से एक इंडिया की तरफ से है नीता अंबानी जी. दिस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन में ही सारे इंपॉर्टेंट फैसले लिए जाते हैं अबाउट ओलंपिक्स. ये मेंस क्वेश्चन मैंने आपको इस टॉपिक के बेसिस पे दे रखा है. इज इंडिया रेडी टू होस्ट ओलंपिक गेम्स? हाईलाइट द पॉसिबल बेनिफिट एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद ओलंपिक गेम्स. क्या भारत तैयार है? तो आपको दोनों ही आर्गुमेंट्स लिखने हैं कि क्यों हमें लगता है हम तैयार हैं. मैंने हिंट्स दे रखा अच्छे से. जिन स्टूडेंट्स को खुद से लिख सकते हैं, गुड, खुद से लिखिए. अगर कोई आपको हेल्प की जरूरत पड़े तो हेल्प लेकर के लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर. प्रीलिम्स एग्जाम एपीएससी का होने वाला है मार्च में. यूपीएससी का तो अब एक साल अभी है, लगभग अगले साल सितंबर में होगा. मेरी समझ है कम से कम दिसंबर एंड तक रोज एक आंसर मिनिमम लिखना है. आप हेल्प लेकर के लिखना है, हेल्प लेकर के लिखिए एंड देन सबमिट द आंसर ऑन द पोर्टल एसपीएम स्टूडेंट्स. ठीक है जी. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑन व्हाट्सएप. ये क्या मामला है जरा देखते हैं. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू. तो इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले थोड़ा सा समझना होगा तो कॉन्सेप्ट ऑफ डीप फेक्स. मैंने इसी साल जनवरी महीने में भी कॉन्सेप्ट ऑफ डीप फेक्स कराया था. इसी डीप फेक आर वीडियो और ऑडियो, or in some cases images, which are created with help of artificial intelligence. These are basically manipulating images, false images, fake digital media content.
in the format of video, audio or images created with help of artificial intelligence. पहले भी इसके लिए टेक्नोलॉजीज हुआ करती थी जैसे फोटोशॉपिंग एंड मॉर्फिंग, उनसे काफी ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके फेक डिजिटल मीडिया कंटेंट क्रिएट करता है. फॉर एग्जांपल, यू सी मोनालिसा पेंटिंग क्रिएटेड बाय लियोनार्डो डा विंची in year 1503. Now you can see Mona Lisa singing, right? तो ये जो मोनालिसा का सिंगिंग करता हुआ वीडियो है, दैट इज जस्ट टू मैनिफेस्ट की व्हाट कुड बी द क्रिएशन ऑफ डीप फेक. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से क्या क्या किया जा सकता है. अब इसके कारण क्या इश्यूज निकल करके आ रही हैं. देखिए, डीप फेक के इमरजेंस के कारण कई सारे प्रॉब्लम्स निकल करके आ रहे हैं. उसमें से एक प्रॉब्लम है पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी. पोस्ट ट्रुथ काफी रिलेटिवली नया शब्द है इंग्लिश डिक्शनरी के लिए. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एडेड दिस वर्ड ओनली इन ईयर 2016. पोस्ट ट्रुथ society means a society which does not want to discover the truth, which is mainly driven by emotions, because the society is in such a stage where it has become impossible to distinguish between truth and lies. देखिए, क्या कहना चाह रहा हूं मैं. इतने सारे कंटेंट क्रिएट हो रहे हैं और इतने सारे सोर्सेज हो गए हैं कंटेंट को फॉरवर्ड करने के, स्पेशली ड्यू टू राइज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक एक्स एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड व्हाट नॉट, यूट्यूब एंड ऑल, व्हाट्सएप मेनली. तो हो क्या रहा है कि इतने सारे अब कंटेंट जनरेटर हो गए हैं. एवरीवन इज potentially content generator because everyone is having mobile phone in their hands and everyone is having internet connectivity and social accessibility to social media platforms, so everyone is a content generator. Now everyone can write something and push certain idea in public domain, so that is leading to rise of infodemic. Infodemic matlab information being moved into public domain in a larger volume, that is making it impossible for us to distinguish truth against lies. और जब ट्रूथ और लाई के बीच में हमें कोई डिस्टिंक्शन करने का हमारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, हर तरह का इंफॉर्मेशन है, आपको जो ढूंढना है आप ढूंढिए. इफ यू वांट टू, इफ यू लाइक सर्टेन मिनिस्टर, then you will find so many things in favor of him or her. If you don't like him, then you will find so many information against him. In most of the cases, many such informations are false. Even the positive or the negative one, both of them are false, but they are created in such a manner that they appear true. So that has led to our society entering into age which is known as post-truth age or post-truth society, where people have lost the hope of finding the truth because they know it's almost impossible, and now people are getting driven by emotions because they know it's almost impossible to know truth because several informations are there. There is no one to take responsibility for those informations. Those informations cannot be vetted. That is the problem, and deep fake is strengthening this problem. It is multiplying to this problem. And then of course deep fake is damage to personal reputation. किसी का भी इमेज बना दीजिए, वीडियो बना दीजिए और डाल दीजिए. Sabotaging the reputation of a particular individual or professional. Targeting women. Women को specially target किया जाता है with help of deep fake. Pornography and all are being used as a method to take revenge, especially by those whose offers are rejected by women. ये सब issues देखने को मिल रहे हैं with help of deep fake. लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं. कई दफा ऐसे फेक वीडियोस जो इंसेंडियरी हो सकते हैं, समाज में लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ सकते हैं, वैसे फेक वीडियोस बना करके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको फॉरवर्ड किया जाता है. सो दैट इज हाउ डीप फेक इज अ threat to law and order. And then challenge to democracy also. You see, in democracy, people do vote and elect their representatives to form their government. In democracy, that is why we say it is rule of people. But on what ground do people vote? People vote on the basis of the information that they receive. But if the information that we receive through so many platforms around us, especially the social media platforms, if these informations themselves are distorted one, fake one, then our decision will also be shaped on the false narrative, fake narrative, conditioned on the basis of fake ideas. And that is a challenge to democracy. You see, just in order to create awareness
about the threat of deepfake and similar AI tools on democracy, एक फ्यूचर एडवोकेसी नाम का पोर्टल है जिसने एक वीडियो बनाया जहां पे फॉर्मर यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन was seeing supporting his opponent Jeremy Corbyn, and likewise Jeremy Corbyn was seen asking for votes for Mr. Boris Johnson. तो ये वीडियो बना करके उन्होंने दिखाने की कोशिश की, देखिए जेरेमी कॉर्बन बोरिस जॉनसन के लिए वोट मांग रहे हैं, बोरिस जॉनसन जेरेमी कॉर्बन के लिए वोट मांग रहे हैं, एंड दीज वीडियोज आर फेक बेसिकली। तो कि ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। ये वही बात हो गई कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। तो दीज वीडियोज आर फेक। फ्यूचर एडवोकेसी एक्चुअली सेड दैट दीज वीडियोज आर फेक बट क्रिएटेड डेलिबरेटली विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस। ये हो रहा है because of deep fake and also this is how they are challenge to democracy also। क्या किया जा सकता है, सॉल्यूशन क्या है डीप फेक से निपटने का? तो तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट फ्रॉम फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर, दे मस्ट ब्रिंग सम टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू टेक डाउन डीप फेक्स। इस तरह का कंटेंट अगर वो डिटेक्ट कर पाते हैं तो उसको तुरंत ब्रिंग डाउन करें फ्रॉम देयर प्लेटफॉर्म। ऐसा कुछ उनको टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहिए। इनफैक्ट फेसबुक हैज ऑल्सो स्टार्टेड टू वर्क इन दिस डायरेक्शन, इट हैज रिक्रूटेड रिसर्चर्स फ्रॉम बर्कले एंड ऑक्सफोर्ड to build a system which could detect deep fake and bring it down. And most importantly, we people, we individuals who keep on sharing so many informations on social media platform, we need to be more responsible. If we believe that certain information is fake, false, created with some narrative, false propaganda in the mind of the creator, then we must not forward those informations to others. So that is how, unless we become responsible to digital media uses, the problem of deep fake and false post-truth society will not stop. इसी डायरेक्शन में करंट न्यूज है। इतना ये जो अभी तक जो मैंने बातें बताई हैं, ये हमने पहले जनवरी महीने में भी देखा था। जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस मैंने बता दिया। इसी एक नया न्यूज है इसी टॉपिक से रिलेटेड। भारत सरकार, अब चूंकि अगले साल इलेक्शंस आ रहे हैं, कई सारे लीडर्स के जो इमेजेस या वीडियो जो है, फेक इमेजेस और वीडियोस क्रिएटेड विद हेल्प ऑफ डीप फेक, उनको सर्कुलेट किया जा रहा है ऑन व्हाट्सएप। तो इसलिए भारत सरकार एक कानून लेकर के आ रही है, कानून लॉ, जिसके अंतर्गत व्हाट्सएप विल बी मैंडेटेड टू शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट फर्स्ट ओरिजिनेटर। कि अगर कोई भी मैसेज, कोई भी वीडियो कंटेंट किसने शेयर किया है, वो सब तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले किसने क्रिएट किया, हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ दैट वीडियो, उसका इंफॉर्मेशन मांगेगी भारत सरकार व्हाट्सएप से, और व्हाट्सएप को देना होगा दैट इंफॉर्मेशन। दिस decision is being taken by the government of India, where the WhatsApp will have to use or WhatsApp will have to share the details with respect to first originator। ये भारत सरकार की तरफ से लिया गया है in order to counter the problems arising because of deep fake circulating on WhatsApp। यही बातें यहाँ लिखी हैं with respect to deep fake current news। to avoid fake news through WhatsApp, government to make law for WhatsApp to share first originator of a message। The next article is about Namdhapa flying frog, and because of climate change it may go to extinction। this topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view। देखिए नामधापा नेशनल पार्क के बारे में जरा समझते हैं पहले। नामधापा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, और ये भारत का चौथा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है एरिया वाइज। अगर हम बात की जाए तो फोर्थ लार्जेस्ट, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क which is in Ladakh, then Desert National Park which is in Rajasthan, then Gangotri National Park which is in उत्तराखंड, और चौथा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो है नामधापा which is in अरुणाचल प्रदेश। तो ये नामधापा नेशनल पार्क के अंदर मिलते हैं नामधापा फ्लाइंग फ्रॉग्स। नामधापा फ्लाइंग फ्रॉग्स जो हैं, दे प्रेफर टू लिव इन कोल्डर एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। नॉर्मली तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, लेकिन इन द कोल्डर एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यहाँ पे जो फुट हिल्स ऑफ हिमालयस पे ऐसे कोल्डर एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलते हैं नामधापा फ्लाइंग फ्रॉग। और ये जो एरिया है कोल्डर एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, दीज आर अंडर हाईएस्ट अमाउंट और डिग्री ऑफ थ्रेट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ के फ्लोरास फोनास पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है।
एंड दैट इज द रीजन वाई हाल फिलहाल में एक जर्नल पब्लिश किया गया है, साइंटिफिक जर्नल नेचर ऑन 4 अक्टूबर 2023, जो कह रहा है कि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इट्स मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑन कोल्डर एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। नॉर्मली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कैसा रहता है कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, बट दीज आर द कोल्डर एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जहां पे सबसे ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का, और इस कारण से कुछ समय में नामदापा फ्लाइंग फ्रॉग जो है वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो देखिए, क्लाइमेट चेंज पे तो सवाल आते ही रहता है, कुछ ना कुछ तो आता ही है क्लाइमेट चेंज पे। मैं कहता हूँ सीधा सीधा मेंस में सवाल नहीं आएगा फ्लाइंग फ्रॉग पे, बट आप इसको याद करके रख लीजिए। मेंस के पहले मैं फिर रिवाइज कराऊंगा, याद कराऊंगा। वहां हम लोग जब मेंशन करेंगे कि साइंटिफिक जर्नल नेचर ने कहा है कि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन कोल्डर एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन कमिंग फ्यू ईयर्स नामदापा फ्लाइंग फ्रॉग माइट कंप्लीटली गेट एक्सटिंक्ट, तो दैट विल इंक्रीज वेटेज ऑफ योर आंसर। जब आप जर्नल का नाम और स्पेसीज का नाम मेंशन करके क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट लिखेंगे तो ऑफ कोर्स योर आंसर विल बिकम हैविंग मोर ग्रेविटी। तो ये 4 नेशनल पार्क हैं। सबसे बड़ा नेशनल पार्क चौथे नंबर पे नामधापा है, फाउंड इन नामधापा फ्लाइंग फ्रॉग। इंपॉर्टेंट है, कोल्डर एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, और ये एरिया जो है सबसे ज्यादा इंपैक्टेड हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। एंड रिसेंट साइंटिफिक जर्नल नेचर कहता है कि नामदापा फ्लाइंग फ्रॉग में गो एक्सटिंक्ट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Let's start is about birth anniversary of Lakshmi Nath Bej-Borua ji. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. Great novelist, writer and poet from Assamese literature. He was born on 14th October 1864 in Nagaon. और ह्यूमरस कॉलम बहुत सारे लिखते रहते थे उसमें, जोनाकी मैगजीन में। 26 मार्च 1938 ही डाइड ऑन दिस डेट, और इस दिन को फिर हम लोग असम साहित्य दिवस की तरह ऑब्जर्व करते हैं। ये अनाउंस किया था असम साहित्य सभा ने। तो नाउ दिस डे 26 मार्च इज ऑब्जर्व्ड एज साहित्य दिवस। ये अनाउंसमेंट किया था असम साहित्य सभा ने। असम साहित्य सभा ने लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी को ऑनर किया है विथ अ टाइटल रॉखोराज, मींस द किंग ऑफ ह्यूमर इन असमीज लिटरेचर। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, प्रोजेक्ट मौसम से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। एल्बिडो को लेकर के कुछ कंफ्यूजन हो गया था। देखिए जी, मुझसे टाइप करने में मिस्टेक हुआ था। टाइप करने में कभी कभार मिस्टेक हो जाता है, बट डिस्क्रिप्शन से आपको, जैसे मैं कोई भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ, उससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि सर से टाइप करने में मिस्टेक हुआ होगा। देखिए, स्नो एरिया में क्या होता है कि बिकॉज ऑफ सेटलमेंट ऑफ एरोसोल उसका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। जब डार्क कलर हो जाएगा तो एल्बिडो जो है वो घट जाएगा, क्योंकि ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगा, तो एल्बिडो विल डिक्रीज। So albedo is a measure of how much light that hits the surface is reflected without absorbed. That is absolutely correct. ये albedo होता है कितना लाइट रिफ्लेक्ट हो गया। albedo of snow is less than forest, ये गलत है। albedo of snow is more than forest. स्नो में ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। वैसे ही जब एरोसोल डिपॉजिट हो जाएगा तो एल्बिडो घट जाएगा, और इस कारण से हीटिंग ज्यादा होगी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।